हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 से पाठ यहाँ पे 8 है, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, जिनके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसमें हम लोग NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इससे पहले कि हम लोग पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पे चले, कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पाठ यहाँ पे 8 है, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, जिनके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये बात आपको याद रखनी है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4 मार्च 1921 ईस्वी को। ओके, अब यहाँ पे है अगला पॉइंट, फणीश्वर नाथ रेणु जी का निधन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 11 अप्रैल 1977 को। ओके, अब देखिए यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान कहाँ है? तो हो जाएगा औराही, हिंगना, जिला है पूर्णिया यहाँ पे, और वर्तमान में अररिया आता है, वो भी बिहार में है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। फणीश्वर नाथ रेणु जी के पिता का नाम क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा शिलानाथ मंडल। और इनकी माता का नाम पूछे तो माता का नाम बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के शिक्षा के विषय में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो गढ़बनैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में हुई, तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। आगे बात करें तो रेणु जी को कौन कौन से भाषाओं का ज्ञान है? तो उत्तर हो जाएगा मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, नेपाली आदि। उनको बहुत भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, अब बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की वृत्ति, कहने का अभिप्राय, पेशा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 1948 से 50 के बीच फारबिसगंज के सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकपाल की नौकरी। ओके, इस दौरान वहाँ की सभी पुस्तकें पढ़ गए थे। जब वो पुस्तकपाल की नौकरी कर रहे थे तो ढेर सारे पुस्तकें वहाँ पे रहा करता था। तो क्या करते वो, जितना भी पुस्तकें थे बहुत सारे पुस्तक वो पढ़ चुके थे। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में कुछ दिनों की नौकरी की, गांव पर कृषि कार्य की देखभाल और स्वतंत्र लेखन भी किए। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी के प्रमुख कृतियों में क्रमशः, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैला आंचल, परती परी कथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड, ये उपन्यास है। इसे आपको याद रखनी है कि पलटू बाबू रोड ये उपन्यास है। ठुमरी, हाथ का जस, मेरी प्रिय कहानियाँ, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, फिर है एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये कहानी संग्रह है। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, रुत श्रुत अश्रुत, पूर्व नेपाली क्रांति कथा, संस्मरण और रिपोर्टाज हैं। ठीक है, इसे आपको 1 से 2 बार रिपीट कर लेना है, बस उतना कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करें, यहाँ पे कुछ नोट है।
रेणु रचनावली 5 खंडों में विभाजित है। ओके, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित। ये एक प्रकाशित है, क्या है तो मैला आंचल और तीसरी कसम, ये दोनों हैं। इस पर फिल्में बनी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। ठीक है, ये दो काफ़ी लोकप्रिय हुई। अब हम लोग आते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। ओके, जो कि इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ लॉन्ग भी होगा, कुछ शॉर्ट भी होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से देखें पाठ के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक ने कोसी अंचल का परिचय किस तरह दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कर सकते हैं। लेखक के अनुसार कोसी अंचल का परिचय, कोसी नदी जिधर से गुजरती थी धरती बांझ हो जाती थी, सोना उग जाने वाली मिट्टी सफ़ेद बालू के मैदान में बदल जाती थी। लेखक ने कोसी अंचल की भूमि को मरी हुई मिट्टी की संज्ञा दी है। आगे की बात करें तो लेखक ने कोसी क्षेत्र में बसने वाले लोगों को भी सजीव चित्र उपस्थित किया है। कोसी क्षेत्र के लोग बीमार, दुर्बल एवं जर्जर शरीर के लिए क्षेत्र की दशा को दर्शाते हैं। लोगों के दिल में कोसी का आतंक और चेहरे पर उदासी हमेशा देखने को मिलती है। लेखक स्वयं उस क्षेत्र के निवासी हैं। उन्हें अपना बचपन याद आता है। हर साल उनके दर्जनों साथी कोसी के प्रकोप से काल में समा जाते थे। ठीक है, जो लोग दिखाई भी देते थे तो लगता था अगले वर्ष वे दिखाई देंगे या नहीं, इतना भयावह था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। 2 है, जब लेखक कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में कुछ कहने या लिखने बैठता है तो बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। ऐसा क्यों? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति में लेखक ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह जब कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में कुछ भी कहने या लिखने बैठता है तो वह वर्णन तटस्थ नहीं रह पाता। उसमें लेखक की व्यक्तिगता स्पष्ट हो जाता है। ऐसा संभवतः इसलिए होता है कि कोसी के साथ लेखक का भावात्मक एवं रागात्मक संबंध है। उसके स्वभाव संस्कार में कोसी पूरी तरह रची बसी है, अतः उसके वर्णन चित्रण में उनकी व्यक्तिगता घुल मिल जाती है। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पाठ में लेखक ने कोसी को माई भी कहा है और डायन कोसी शीर्षक से रिपोर्टाज लिखने की चर्चा भी की है। लेखक का कोसी से कैसा रिश्ता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का कोसी से अटूट रिश्ता था। कोसी को उन्होंने माता यानी कि माई कहकर भी पुकारा है। उनकी दृष्टि में कोसी माई भी है, तो दूसरी तरफ कोसी के भयानकता एवं भयावहता को देखकर वे उसे भीमा और भयानक भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। साथ ही कोसी की भयानक छवि से भयभीत होकर लेखक ने 20-22 वर्ष पूर्व डायन कोसी शीर्षक से एक रिपोर्टाज भी जनता पत्रिका में प्रकाशित किया था। आगे की बात करें तो कोसी नदी ने क्षेत्र के निवासियों को तबाह किया था। ओके, यहाँ पे आप लोग निवासियों भी लिख सकते हैं, वासियों भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। संपूर्ण उपजाऊ भूमि वीरान हो गई थी। दूर दूर तक कहीं हरियाली नहीं दिखाई पड़ती थी। लेखक भी कोसी की निर्दयता से त्रस्त थे, इसलिए उन्होंने कोसी को डायन कहकर पुकारा और उन्होंने डायन कोसी का
डायन कोसी नामक एक रिपोर्टाज भी जनता पत्रिका में प्रकाशित किया था। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं इसके अंत की ओर। अतः लेखक ने कोसी एक वरदान एवं कोसी एक अभिशाप दोनों रूप में कोसी से अपना रिश्ता जोड़ा है। अगर आप लोग इस चैप्टर को बुक से नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, तब आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ लेखक लिखा हुआ है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने संस्मरण एवं रिपोर्टाज, यहाँ पे उत्तरी छूट गया था तो पहले इस तरह से 2 कॉमा है, उसके बाद आप लोग उत्तरी लिख लीजिएगा। ओके, इसलिए हम इस तरह से लिख दिए हैं क्योंकि वर्ड मिस हो जाता है, तो ऐसे करके ऊपर भी आप लोग लिख सकते हैं, शायद ही आप लोगों को पता होगा। उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति में मानव जीवन के मार्मिक पहलू को स्पर्श किया है। यह एक सर्वविदित और सर्वज्ञात तथ्य है कि विधाता ही इस सृष्टि में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उससे ऊपर अच्छा या उत्तम अन्य कोई प्राणी नहीं। आगे की बात करें तो इसी बात को बंगला के सुप्रसिद्ध कवि चंडीदास ने इस प्रकार व्यक्त किया है। सुन रे मानसी भाई सवारी, ऊपर मानुष सत्य तार ऊपर किछु नाय। तो कवि के कहने का अभिप्राय होगा, सुनो हे मनुष्य भाइयों, सबके ऊपर मनुष्य ही सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सुदामा जी की किस कथा का उल्लेख लेखक ने पाठ में किया है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही मजा आएगा। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने पाठ उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति में सुदामा जी की कथा का उल्लेख किया है। कोसी परियोजना की सफलता के बाद कोसी अंचल की धरती हरी भरी हो गई। मक्का, धान, गेहूं की फसलें बंजर भूमि में उगने लगी। इसे आप लोग कहानी के तौर पर लीजिएगा तो बोरिंग फील नहीं होगा। कोसी के प्रकोप के कारण उस क्षेत्र के बहुत लोग घर द्वार छोड़कर कहीं बाहर जाकर बस गए थे। उन्हीं लोगों में एक है सुदामा जी। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। आगे की बात करें तो 3 साल पहले की बात है। लेखक को अपने गांव जाने पर नई एवं रोचक कहानी मिली। जब लेखक गांव आए, 3 साल पहले की बात है, तो उन्हें एक नई एवं रोचक कहानी मिली। और वो कहानी क्या था? तो लेखक के गांव का एक व्यक्ति गांव छोड़कर बंगाल चला गया था। कभी कभार वह गांव आ जाता था। एक बार की बात है, ठीक है, वह 8 वर्षों तक गांव नहीं आया। जी हाँ, वह 8 वर्षों तक गांव नहीं आया, बंगाल में ही बस गया था। ठीक है, गांव में 1.5 बीघा जमीन थी उस व्यक्ति की। ओके, उसी को बेचने के लिए वह गांव आया था। स्टेशन से उतरकर उसने अपने गांव की पगडंडी पकड़ी। पगडंडी किसे कहते हैं? जो आरी टाइप का नहीं रहता है, इस टाइप का, यहाँ पे मिट्टी रहता है, रास्ता टाइप का पतला पतला, यहाँ से लोग जाते हैं। इधर बगल में पेड़ पौधा रहता है। ओके, आप लोग गांव में रहते होंगे तो पता होगा, इसे ही आरी कहते हैं। इतना पतला सा रास्ता होता है, यहाँ से लोग जाते हैं, तो इसे ही पगडंडी भी आप लोग कह सकते हैं। पगडंडी पकड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने गांव की ओर निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे अपना वीरान गांव नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? तो उसकी परती जमीन नजर नहीं आई। जो खाली जमीन था, उसका परती जमीन था, वो उसे दिखाई नहीं पड़ा। तो उसे लगा वह रास्ता भूलकर दूसरी जगह आ गया है। उस व्यक्ति को लगा कि वह दूसरी जगह आ गया है। जहाँ तक उसकी नज़र जाती
लहलहाते धान के खेत नजर आते। चारों ओर हरियाली थी। नहर आहर पैन पुलिया और बांध दिखाई दे रहे थे। आगे की बात करें तो वह व्यक्ति समझ बैठा कि वह नींद में किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया है। वह स्टेशन लौट आया, चिंतित होकर पूछने लगा कि क्या यह वही स्टेशन है? तो उसका गांव कहाँ चला गया? बाद में पता चला कि वह वही स्टेशन है और वह वही गांव है जहां वह रहता था। गांव के लड़कों ने उस आदमी का नया नाम दिया सुदामा जी। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके अंत में। क्या होता है इसके अंत में? तो लेखक के गांव के सुदामा जी भी अपना गांव और अपनी जमीन देखकर घबरा गए थे। जब वास्तविकता का पता चला तो वे गांव में फिर से बस गए। अपने परिवार सहित 1.5 बीघा जमीन में 3-3 फसलें उगाने लगे। लोग उन्हें सुदामा जी कहकर पुकारने लगे। कहने का अभिप्राय, वो जो व्यक्ति था जो बंगाल में रहता था, वो चल आया, फिर से गांव में बस गया और फसल उपजाने लगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे, लेखक अपने दूसरे उपन्यास में दूने उत्साह से क्यों लग गया? पहले उपन्यास से इसका क्या संबंध है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने पहले उपन्यास में कोसी क्षेत्र के लिए एक सुनहरे दिन की कल्पना की थी। उन्होंने कल्पना की थी कि हिमालय की कंदराओं में एक विशाल डैम बनाया जा रहा है। पर्वत तोड़े जा रहे हैं। हजारों लोग इस कार्य में लगे हैं। लाखों एकड़ जमीन जो बंजर है, वहाँ की मिट्टी सस्य श्यामला हो उठेगी। जमीन फसलों से हरी भरी हो जाएगी। मकई के खेत में बालाएं हंसती हुई नजर आएंगी। आगे की बात करें तो लेखक के इस उपन्यास पर उनके मित्र फिर व्यंग करना शुरू किए, लेकिन लेखक की कल्पना साकार होने लगी। सरकार द्वारा कोसी योजना का आयोजन होने लगा। इंजीनियर कोसी अंचल में घूमने लगे। ओके, अब उसे बनाना है, करना है, तो वहाँ पे घूमने लगे। लेखक ने यह सब देखकर दूने उत्साह से, यानी कि लेखक के मन में दुगना उत्साह बढ़ गया और वे अपना दूसरा उपन्यास परती परिकथा में हाथ लगा दिया, यानी कि लिखने के लिए शुरू कर दिए। पहले उपन्यास में लेखक ने कल्पना की थी कि लोगों का दिन लौटेगा, ठीक है, लोगों में खुशी आएगी। दूसरे उपन्यास में लेखक का सपना साकार होता नजर आया। उपन्यास लिखने के दौरान लेखक पहाड़ों की कंदराओं में जाकर देवगणों को तपस्या करते देख आते। और क्या क्या होता था? तो बराह क्षेत्र उनका नया तीर्थ स्थल बन गया। वहाँ आदमी चट्टानों से लड़ रहे थे। लेखक बड़े बड़े टनल में पहाड़ काटने वाले पहाड़ी जवानों से बात करके धन्य हो जाते थे, क्योंकि लेखक तो वहीं के थे, वहीं रहने वाले थे, वहीं वो पले बड़े थे, ठीक है। अरुण, तिमूर और सुन कोसी के संगम पर बैठकर पानी मापने वाले, सिल्ट की परीक्षा करने वाले विशेषज्ञ को श्रद्धा तथा भक्ति से प्रणाम करके लौट आते हैं। कौन? तो लेखक। हर बार नई आशा की रंगीन किरण लेकर लौट आते लेखक। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं। प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। इस उदाहरण की सप्रसंग व्याख्या करें। देखिए फ्रेंड्स, जो सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन होता है, इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग होगा ही
और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पहले इस तरह से लिख देंगे। सब प्रसंग व्याख्या प्रस्तुत सारगर्भित पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति शीर्षक संस्मरणात्मक रिपोर्टाज से उद्धृत है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। पाठ के अंत में कोसी क्षेत्र में आए सुंदर बदलावों के मद्देनजर यह लेखक के प्रसन्न मन की बात है। आगे की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कोसी क्षेत्र, जो कभी धूसर, वीरान और बंजर क्षेत्र रहा करता था, की खुशहाली पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। कोसी, जहां जिंदगियां उदास रहती थी, कब किसकी मौत हो जाए इसका ठिकाना नहीं रहता था, उसके दिन बदल गए हैं। अब कोसी योजना के फलस्वरूप आई हरी क्रांति ने वहां के लोगों के जीवन में खुशहाली ला दी है। आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे हरी क्रांति है, एक होता है हरित क्रांति और ये यहाँ पे हरी क्रांति। ठीक है। कोसी योजना के फलस्वरूप आई हरी क्रांति ने वहां के लोगों के जीवन में खुशहाली ला दी है। लेखक पहले जैसा सोचा करते थे और उस आशा भरी सोच के कारण दूसरों की नज़र में उपहास के पात्र होते थे। ओके, आगे की बात करें तो अब वहाँ वैसे ही सुंदर स्थितियां उत्पन्न हो गई है। अतः लेखक ने वैसे लोगों को लक्ष्य कर जो कभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, यानी कि लेखक के मित्र, स्पष्टतः कहा है कि जिन्हें कोसी क्षेत्र के इन विस्मयकारी बदलावों पर विश्वास न हो, वे अपनी आंखों से इसे देख जाएं, तब उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे सपने आज कैसे सच साबित हो रहे हैं। वहाँ के जीवन में हरियाली आ गई है, सुख समृद्धि बरस रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट है। रेणु के इस रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं क्या है, अपने शब्दों में लिखें। आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगर आपको ये मेरा लिखा हुआ पसंद आए तो आप इसे भी लिख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति शीर्षक रिपोर्टाज रेणु जी की एक अनुपम रचना है। इसमें कोसी क्षेत्र की निरस्ता भयावहता के बीच हरी क्रांति के कारण आई तब्दीली और खुशहाली का बड़ा सुंदर वर्णन चित्रण हुआ है। आगे की बात करें तो रिपोर्टाज के रूप में इस पाठ की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। विवेच्य रिपोर्टाज में कोसी का इतिहास, वर्तमान, भूगोल सब कथात्मक रूप में प्रस्तुत है। लेखक ने वहां से जुड़ी सभी बातों को एक कथा सूत्र से जोड़ दिया है। रेणु जी ने कोसी क्षेत्र के जीवन को चित्रात्मक रूप से उपस्थित कर सजीव एवं साकार कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, पुनः प्रस्तुत रिपोर्टाज में वर्णित चित्रित सारे तथ्य अतिशय विश्वसनीय एवं प्रामाणिक है। निष्कर्षतः उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति निस्संदेह न केवल रेणु का एक उत्तम रिपोर्टाज है, बल्कि यह संपूर्ण हिंदी रिपोर्टाज के मध्य विशिष्ट भी है। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड्स। ओके, तो आप लोग इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अगर आप लोग क्लास 11th का ऑल सब्जेक्ट जैसे कि साइंस स्ट्रीम हो गया और हिंदी इंग्लिश देखना चाहते हैं तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थैंक फॉर विजिट माय चैनल।